Hello students, today I will be going to start the unit electrostatics. In this unit electrostatics, the topics that I will be covering are Coulomb's law, calculation of electric field for simple distribution of charges at rest, work done on a charge in an electric field, conservative nature of electrostatic field, electric potential and its relation with electric field, torque on a dipole in a uniform electric field and its energy, flux of electric field, Gauss's law, application of Gauss's law for finding electric field for symmetric charge distribution, screening of electric field by a conductor, capacitors, electrostatic field energy, force per unit area of the surface of conductor in an electric field, conducting sphere in a uniform electric field, point charge in front of a grounded infinite conductor, and quadrupole and dipole fields. Conductor. These all are the topics that I will be covering in this unit, electrostatics. So basically, what is electrostatics? Electrostatics is physics of stationary electric charges. The physics of stationary electric charges is known as electrostatics, and physics which is of motion of the electric charges in motion, it's known as electrodynamics. So electric charge has two basic properties. Number one is conservation of charge and number two is quantization of charge. Conservation of charge means the total electric charge in an isolated system, that is the algebraic sum of the positive and the negative charge present at any time never changes. Means कि कोई isolated system है तो उसमें जो electric charge होगा वो उसके जो sum होगा, algebraic sum होगा positive negative charges के उस particular time पे, किसी भी टाइम पे अगर हम देखते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो जो चार्ज है वो उतना ही रहेगा, इट इज़ कंजर्व्ड. और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, वो क्या कहती है कि चार्ज क्वांटाइजेशन मीन्स दैट चार्ज कम्स इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज. मतलब कि चार्ज हमेशा जो है क्वांटा में पाया जाता है. क्वांटा मीन्स कि पैकेट्स में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है. ये नहीं कि 2.5 पौने 3 इस तरह होगा. 1 2 3 4 इंटीजर्स की फॉर्म में चार्ज होता है. ओके. सारे पार्टिकल्स एक्सेप्ट फॉर क्वार्क, सिर्फ क्वार्क्स को छोड़ के जितने भी नेचर में पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ही हैं इलेक्ट्रॉन के. ठीक है. सिर्फ क्वार्क्स ऐसे जो नेचर में पाए जाते हैं वो फ्रैक्शनल उसमें चार्जेस होते हैं. ठीक है. बाकी क्वार्क्स सब, सिर्फ क्वार्क्स को छोड़कर जितने भी पार्टिकल हैं नेचर में वो सारे क्या हैं, इंटीग्रल मल्टीपल हैं इलेक्ट्रॉन के. जैसे कि अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ क्वार्क के बारे में. क्वार्क जो होते हैं ना वो 6 टाइप के होते हैं. एक होता है अप डाउन, टॉप बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज. ओके. अप डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स. ओके. और ये जो ऊपर के 3 क्वार्क्स हैं इन पे चार्ज होता है +2/3e. ठीक है. और जो नीचे के 3 चार्जेस हैं इन पे होता है -1/3e. ठीक है. ये बेसिक सा है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, अच्छी बात है, क्योंकि ये जो क्वार्क्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये सारे इनकी स्टडी अलग से एक सब्जेक्ट में की जाती है, दैट इज़ नोन एज पार्टिकल फिजिक्स. सो कभी भी आप लोग आगे जाके इंटरेस्टेड हो गए इस फील्ड में, सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ दैट. तो क्वार्क्स जो हैं ये होते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो किससे बना है, 3 क्वार्क से बना है. कौन कौन से क्वार्क से, एक अप डाउन डाउन. ठीक है. अप में होता है +2/3, डाउन का -1/3 होता है चार्ज, और डाउन का -1/3. और टोटल इनका अगर हम करेंगे +2/3 -1/3 -1/3, तो ये क्या बनेगा, -1. तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 होता है. ठीक है. प्रोटॉन का +1 होता है चार्ज. प्रोटॉन किस क्वार्क से बना है, UUD से. U क्या है, +2/3 +2/3 एंड D इज -1/3. सो प्रोटॉन हैज़ +1 चार्ज. बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे इसी तरह उनके कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वार्क से चीज़ें बनी हुई हैं. ठीक है. तो जो सारे क्या है इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल्स हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि नेचर में सारी चीज़ें जो हैं वो जो चार्ज हैं जो सारा वो क्या है, क्वांटाइज है. ओके.
नाउ व्हाट्स कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ बेसिकली +2 में आप लोग पढ़ते आए हैं, क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पल्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, एट रेस्ट is described by Coulomb's law. Interaction between electric charges at rest is described by Coulomb's law, and it states that the two stationary electric charges repel or attract one another. Repel करेगा जब दो सेम पोलैरिटी के चार्जेस होंगे, अट्रैक्ट होंगे जब ऑपोजिट पोलैरिटी के, ये आपको पता है, ठीक है. टू स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट वन अनदर विद अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the magnitude of charges, ठीक है, and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है. सो इसमें दो चीज़ें बताई हैं, एक कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. लेट चार्जेस भी Q1 एंड Q2, तो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है उससे उसके प्रोपोर्शनल होगा फोर्स. सेकेंड चीज क्या बताइए कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. लेट स्क्वायर ऑफ जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं R21 है, ठीक है. R21 मीन्स कि जो चार्ज Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम R21 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो इसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R21, ओके, और इसका स्क्वायर है, ठीक है. सो इसको फिर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास कूलम्स लॉ आता है. ये आपको पता है, बेसिक है. इसकी डेरिवेशन मैं यहाँ पे डेरिवेशन पे नहीं जाऊँगी, ये +2 में आप लोग करते आए हैं. सो यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन लेवल से बताऊँगी चीज़ों को. जो छोटी छोटी चीज़ें जो +2 बेसिस पे हमने की हैं उनको उस तरीके से नहीं हमने अब करानी, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर रख के कराना है. सो ये चीज़ें आप लोग अपने लेवल पे रिवाइज करते जाओ, ठीक है. सो जो फोर्स जो चार्ज 2 पे होगा दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, एंड दिस इज R21 वेक्टर, यूनिट वेक्टर. K क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर, जो ये बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है. सही है. सो R21 वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम द चार्ज 1 टू चार्ज 2, और Q1 Q2 क्या है, बेसिकली नंबर्स हैं, स्केलर्स हैं, ठीक है, जो हमें क्या देते हैं, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ रिस्पेक्टिव चार्जेस, ठीक है. स्केलर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ओके. सो मैं ये बता रही थी कि F2 जो है, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2. ऑल्सो फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ का मतलब एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो जो फोर्स 1 पे 2 की वजह से लग रहा है, ठीक है, वही फोर्स 2 पे 1 की वजह से लग रहा है, इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे. तो F2 वाला जो है, जो 2 पे लग रहा है, सेकेंड चार्ज पे जो लग रहा है फोर्स, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ F1. यहाँ पे कहीं हो सकता है कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो कि साइन कन्वेंशंस आपने F1 क्यों लिया है, F2 क्यों लिया है. इट्स अप टू यू, आपकी अंडरस्टैंडिंग है. जो भी आप यूज़ करोगे आप उसको डिस्क्राइब कर दो कि इसका मतलब ये है. कई बुक्स में F1 2 लिखा होता है, F2 1 इस तरह लिखा होता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है. यहाँ पे इस तरह लिखा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 इज F2, ठीक है. कई जगह पे ऐसे लिखा होगा कि F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और F12 होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है. तो जैसे भी होगा उस अकॉर्डिंग आप अपनी अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर दें कि ये अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गलत नहीं है कुछ भी, ठीक है. तो यूनिट वेक्टर जो है वो ये शो करता है कि जो फोर्स है इट इज़ पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ठीक है. जिस लाइन जो लाइन R21 है उसी डायरेक्शन के पैरेलल जो है फोर्स की डायरेक्शन है. और जो कांस्टेंट होती है वैल्यू K, इट्स नोन एज डायरेक्टिव कांस्टेंट. और ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है यूनिट्स पे, R के यूनिट पे, F के यूनिट पे, Q के यूनिट पे, ठीक है, कि ये किन यूनिट्स में है. अगर तो R सेंटीमीटर में है, जो फोर्स है वो डायंस में है, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स होते हैं ESU में, ठीक है। सो अगर तो ये इस तरह है तो जो K होगा आपका जो कॉन्सेंट है उसकी वैल्यू 1 होगी CGS सिस्टम में, क्योंकि CGS सिस्टम में हम डाइंस और सेंटीमीटर ESU यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड E का होगा दैट विल बी जो फंडामेंटल क्वांटम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज E, उसकी वैल्यू क्या होगी 4.8 इंटू 4.8023 इंटू 10⁻10 ESU। ओके, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ओके, SI यूनिट्स में फोर्स 1 न्यूटन क्या होता है 10⁵ डाइंस, Q1 Q2 कूलम्स में होंगे और R21 मीटर में होगा। सो इसकी वैल्यू K की आती है कैलकुलेट करके, दैट इज 8.988 इंटू 10⁹, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, और यहाँ से आ गया कि एक कूलम जो है इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। क्यों? क्योंकि जो एक इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एक कूलम में इतने ESU हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ESU में आ जाएगा, ठीक है। बेसिक तो यही होता है ना चार्ज की वैल्यू, इसलिए ऐसे इसमें हमने कूलम में लिख दिया कि कूलम और ESU का रिलेशन, और ये ESU में हम चार्ज को अगर लिखेंगे टोटल तो वो इस तरह होगा। ओके, जो K होता है K जो एक कॉन्सेंट है इसकी वैल्यू जो है वो 1/4πε0, ठीक है, ये होती है। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसके यूनिट और इसके यूनिट इन्वर्स होते हैं आपस में। आप यहाँ से देख सकते हैं कि K मैंने लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये कैसे आ रहा है ये भी इजी है। जैसे देखो जैसे मैंने बताया फोर्स क्या है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको यूनिट्स किसके निकालने हैं K के निकालने हैं, तो K के यूनिट क्या होंगे F R स्क्वायर बाय Q1 Q2 ऐसे होगा, और ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब ये K के आगे अब एप्सिलॉन नॉट के क्या होंगे, जो ये तो कांस्टेंट है तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट क्या होंगे, जो K के यूनिट है उसके इन्वर्स कर दो, तो ये इसके इन्वर्स करेंगे तो क्या बनेगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। वो यहाँ लिखा है। और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं 4 पाई की आपको वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट निकालना है और K की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर निकाली है, तो यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, ये सारी वैल्यूज़ ये सारे यूनिट्स ये टिप्स पे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक जो है, सो तभी आपको आगे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कूलम्स लॉ जो है इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द इंटरेक्शन ऑफ एवरी पेयर, ठीक है। मतलब कि हमारे पास मान लो हमने अभी 2 चार्जेस का निकाला, मान लो 3 चार्जेस हैं, ठीक है। तो 3 चार्जेस में पहले और दूसरे चार्ज का जो आपस में इंटरेक्शन है, पहले और तीसरे चार्ज का इंटरेक्शन है, दूसरे और तीसरे का, तो इस तरह हम सबकी इंटरेक्शन हर एक पेयर की इंटरेक्शन को निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ के यूज़ करके। और यही जो बेसिस है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि जिसमें हमें कई सारे जो पेयर्स के जो चार्जेस हैं उनके सबके इंट्रैक्शंस को कलेक्टिवली हमें निकाल के टोटल फोर्स निकालना होता है कितना लग रहा है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस होता है जहाँ पे, तो इन केस ऑफ 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 फोर्स ऑन अ चार्ज हमें Q3 पे निकालना है, तो Q3 पे हमें निकालना है सुपरपोजिशन यहाँ लगेगी, ठीक है। किस पे, एक तो Q3 पे लगेगी Q1 की वजह से, दूसरा लगेगा Q3 पे Q2 की वजह से, ठीक है। तो इसका Q3 और Q1 का हमने ये कूलम्स लॉ को यूज़ करके लिख लिया, Q1 Q3 बाई Q31 स्क्वायर एंड उसका वेक्टर आ जाएगा यूनिट वेक्टर, साथ में हमने Q3 का Q2 के साथ लिख लिया और फिर टोटल को हमने ऐड करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ के हम हेल्प करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है इसका बेसिक्स है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।